मेरी पत्नी का कार एक्सीडेंट हो गया और उसकी याददाश्त चली गई। वह मुझे पूरी तरह से भूल गई। मैं उस वक्त हंस पड़ा। आखिरकार यह बड़ी किस्मत मुंह तक पहुंच ही गई। मैंने पूरी रफ्तार के साथ उसे तलाक के लिए कोर्ट घसीटा। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तलाक का सर्टिफिकेट मिलने के ठीक बाद, जब मैं रिलैक्स होकर अपनी खुशहाल बैचलर लाइफ एंजॉय करने वाला था, उसकी याददाश्त वापस आ गई। डॉक्टर ने माथे पर शिकन लिए टोमोग्राफी रिपोर्ट पकड़ी हुई थी, और जब उसने मेरी ओर देखा तो उसकी आवाज भारी और दबी हुई थी। मिस्टर सांग, स्थिति थोड़ी विशेष है। मिस लिल रांड के दिमाग में एक छोटा सा हेमेटोमा है। याददाश्त की नसों पर दबाव पड़ने के कारण उन्हें सिलेक्टिव एमनेशिया हुआ है। मेरा दिल धड़क उठा। मेरा पहला विचार था, खत्म, इस सोने की चिड़िया का कटोरा अब टूट जाएगा। मैंने धीमी आवाज में टटोलते हुए पूछा, वह क्या भूल गई हैं? डॉक्टर ने अपने चश्मे को ठीक किया और मुझे ऐसे देखा जैसे कोई दुर्लभ प्रजाति देख रहा हो। वह आपको भूल गई हैं? क्या? उन्हें अपना नाम याद है, कंपनी याद है, माता पिता और दोस्त याद हैं। यहां तक कि 3 दिन पहले की आर्थिक खबरें भी उन्हें साफ याद हैं। लेकिन आपके बारे में सब कुछ सटीकता से मिटा दिया गया है, पूरी तरह से ब्लैंक। मैं सुन्न रह गया। कुछ सेकंड के लिए मेरा दिमाग खाली हो गया। अगले ही पल पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक एक पागलपन भरी खुशी दौड़ गई, जिसने मेरे पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। वह मुझे भूल गई, सिर्फ मुझे। क्या इतनी अच्छी चीज भी अस्तित्व में है? मेरे होंठों के कोने अनियंत्रित रूप से ऊपर उठ गए। मैंने जल्दी से अपना सिर झुकाया और अपना मुंह ढक लिया, लेकिन हंसी रोकने की कोशिश में मेरे कंधे बुरी तरह कांप रहे थे। आसमान ने आखिरकार अपनी आंखें खोल दी। ये बड़ी किस्मत आखिरकार मुझे मिल ही गई। सांगजे। 3 साल पहले मैं 8,000 की मासिक तनख्वाह वाला एक फ्रीलांसर था। एक दुर्घटना में मैंने रुयान को बचाया था, जिसका अपहरण कर लिया गया था। वह खूबसूरत अरबपति प्रेसिडेंट, पता नहीं उसका कौन सा पेंच गलत कसा हुआ था, उसने जिद पकड़ ली कि उसे मुझसे प्यार है और मुझे शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए हर हथकंडा अपनाया। तब से मैं दूसरों की नजरों में एक अमीर परिवार में शादी करने वाले शिखर की जिंदगी जी रहा था। 1,000 वर्ग मीटर के विला में रहता था। लाखों की स्पोर्ट्स कार चलाता था। बैंक कार्ड में जेब खर्च बेहिसाब था, लेकिन मैं जरा भी खुश नहीं था। कोई डिलीवरी वाला खाना नहीं, कोई बारबेक्यू या झींगा नहीं, केवल ग्राम के हिसाब से नपातुला पौष्टिक भोजन। मैं दोस्तों के साथ पूरी रात गेम नहीं खेल सकता था। रात 9:30 बजे मुझे बिस्तर पर होना पड़ता था। वार्डरोब के ब्रांडेड कपड़े, यहां तक कि अंडरवियर का रंग भी उसकी मंजूरी से तय होता था। मैं उसका पति नहीं था, उसका सबसे आज्ञाकारी, दब्बू और बिना आत्मा वाला पालतू जानवर था। अब वो मुझे भूल गई है। क्या यह आजादी वापस पाने का मौका नहीं है? मैंने अपनी पागलपन भरी खुशी को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली। जब मैंने अपना सिर उठाया तो मेरे चेहरे पर अत्यधिक दर्द के भाव थे। डॉक्टर, क्या उन्हें सच में मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है? एक डॉक्टर ने सहानुभूति के साथ मेरे कंधे पर थपकी दी। हाँ मिस्टर सांग, खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लीजिए। मैंने सिर हिलाया और अस्पताल के कमरे में दाखिल होने के लिए मुड़ा। लैन अस्पताल के बिस्तर पर टेक लगाए खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा अभी भी परफेक्ट था, लेकिन उसकी आंखों में भ्रम का भाव था। मुझे अंदर आते देख उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। उसकी आंखें सतर्कता और दूरी से भरी थीं। तुम कौन हो? ये नजर देखकर मेरा दिल पटाखों की तरह फूट पड़ा, लेकिन सतह पर मैंने कुछ आंसू बहाने का नाटक किया। मिस लू, क्या आपको मैं याद नहीं हूं? मैं सांगजिया हूं। उसने अपनी याददाश्त में टटोलते हुए भौहें सिकोड़ी। अंत में उसने सिर हिला दिया। सांगजिया, मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने उदासी के साथ समझाया। हम शादीशुदा हैं। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। चेहरा अविश्वास से भर गया। शादीशुदा? असंभव। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूं? उसकी नफरत भरी अभिव्यक्ति देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने आह भरी शादी का सर्टिफिकेट निकाला और उसे थमा दिया। उसने उसे सख्ती से पकड़ा और फोटो और स्टैम्प देखते ही वह पूरी तरह दंग रह गई। फोटो में वह जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी और मैं बेजान लग रहा था। ये सच है, वह बड़बड़ाई। मैंने मौके का फायदा उठाया। मैंने पहले से तैयार स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की। मिस लू, सच तो यह है कि हमारा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो गया था। आपके एक्सीडेंट से पहले हम तलाक की बात कर रहे थे। विचार मेल नहीं खाते थे। कोई बातचीत नहीं थी। आपको मुश्किल स्थिति में न डालने के लिए मैं अपनी मर्जी से बाहर निकलने को तैयार हूं। उसने हैरानी से सुना। उसका जन्मजात गर्व और दृढ़ संकल्प अभी भी वहीं था। एक आदमी जो तलाक चाहता है, उसे वास्तव में याद रखने की जरूरत नहीं है। उसकी नजर मेरे प्रति धीरे धीरे सतर्कता से सहानुभूति में बदल गई। शायद वह मुझे एक लालची आदमी समझ रही थी जो तलाक के साथ संपत्ति बांटना चाहता है। बहुत बढ़िया, पहचान स्थापित हो गई। तलाक? उसने इन 2 शब्दों को चबाया। तुरंत उसने फिर से प्रेसिडेंट वाला रूप अपना लिया।
मेरा वकील आपसे संपर्क करेगा। आपको कितने पैसे चाहिए? कीमत बताओ। एक कड़वी मुस्कान। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सुरक्षित रहें। चलिए, कागजी कार्रवाई जितनी जल्दी हो सके पूरी करते हैं। आपको आजादी देना, मुझे भी आजाद करना है। आगे बढ़ने के लिए पीछे हटने की इस तरकीब ने उसे पूरी तरह उलझा दिया। उसने काफी देर तक मुझे घूर कर देखा, कोई सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अंत में उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो कल सुबह 9 बजे कोर्ट के दरवाजे पर मिलते हैं। ओके। मैंने जबरदस्ती मुस्कान बनाई और जोर जोर से सिर हिलाया, इस डर से कि कहीं वह अपना मन न बदल ले। कमरे से बाहर निकलते ही मैं सीढ़ियों पर छिप गया और 300 किलो के बच्चे की तरह हंसा। आजादी, आखिरकार मुझे आजादी मिलेगी। अगले दिन मैं मुर्गे के बांग देने से भी पहले उठ गया, शेव की और वह सूट पहना जो 3 साल से रखा हुआ था। मैंने अपनी पुरानी और घिसी हुई जीन्स निकाल ली। मेरे शरीर की हर कोशिका खुशी से झूम रही थी। लिलरान भी समय पर पहुंच गई, सफेद रंग का शानदार सूट पहने, साथ में वकील और सुरक्षा गार्ड। उसकी मौजूदगी इतनी प्रभावशाली थी कि राहगीर पास आने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। वह मुझे हमेशा की तरह उसी बर्फीली नजरों से देख रही थी, जैसे किसी बिजनेस प्रोजेक्ट का विश्लेषण कर रही हो। रेजिडेंस रिकॉर्ड लाए हो? लाया हूं, लाया हूं। मैंने दाना चुगते चूजे की तरह सिर हिलाया। मैंने दस्तावेज निकाले और कोर्ट के हॉल में दाखिल हुआ। कर्मचारी ने हमारे पीछे चल रहे काफिले को देखा। चेहरे पर अजीब भाव थे। क्या आप दोनों स्वेच्छा से तलाक लेने आए हैं? इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, मैं चिल्लाया, हां, स्वेच्छा से, पूरी तरह स्वैच्छिक। कर्मचारी मेरी चीख से डर गया। लीरुइया ने मुझे अपनी आंखों से भस्म करने वाली नजरों से देखा। मैं तुरंत संभल गया और ऐसे नाटक किया जैसे मुझ पर दबाव डाला जा रहा हो। वह ठंडे स्वर में बोली, हां, स्वैच्छिक। प्रक्रिया असाधारण रूप से सुचारू रही। जब कर्मचारी ने हमें तलाक की 2 लाल किताबें सौंपीं तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी किताब को ऐसे पकड़ा जैसे वह कोई दुर्लभ खजाना हो। उसे खोलने और उन 3 सुनहरे अक्षरों को देखने पर, तलाक प्रमाण पत्र, मुझे ऐसा लगा जैसे दैवीय प्रकाश की एक किरण ने मेरे 3 अंधेरे सालों को रोशन कर दिया है। मैं आजाद हूं। अब मैं पिंजरे में बंद पक्षी नहीं, बल्कि आसमान में उड़ने वाला बाज हूं। कोर्ट से बाहर निकलते ही धूप चमक रही थी। मैंने अपनी बाहें खोलीं और आसमान की तरफ देखकर हंसा। हाँ, हे। उसी पल सड़क के किनारे एक ट्रक ने जोर से हॉर्न बजाया, एक कान फोड़ने वाली आवाज। मैं चौंक गया, लेकिन मेरे बगल में खड़ी लिलरान बुरी तरह कांप गई, जैसे उसे किसी हथौड़े से मारा गया हो। उसकी खाली नजर अचानक केंद्रित हो गई। यादों के टुकड़े उसके दिमाग में ज्वार की तरह उमड़ पड़े। हमारी पहली मुलाकात से लेकर उसकी शादी के लिए मजबूरी तक, शादी के 3 साल, यहां तक कि कल तक, जब अस्पताल के कमरे में मैं प्यार से उसे तलाक के लिए मना रहा था। उसकी नजर खालीपन से होश में और सदमे से ठंडक में बदल गई, इतनी ठंडी कि हवा जम जाए। उसने अपना सिर धीरे धीरे इंच दर इंच घुमाया और अपनी आंखें मुझ पर गड़ा दी, जो अभी भी तलाक का सर्टिफिकेट पकड़े हुए था, और चेहरे पर शुद्ध खुशी की मुस्कान थी। फिर उसकी आंखें धीरे से नीचे उतरीं और मेरे हाथ में मौजूद उस छोटी लाल किताब पर ठहर गईं। मेरी मुस्कान तुरंत जम गई। पैरों के तलवों से सिर तक एक सिहरन दौड़ गई। मेरा सारा खून रुक गया। वाट लग गई। लिल रुइया ने मुझे देखा। उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसने मेरे दिल को बर्फ की चाकू की तरह छेद दिया। सांग जिया, तुम अभी क्या कर रहे थे? मेरा दिमाग सुन्न हो गया। सारी योजनाएं मिट्टी में मिल गईं। मैं क्या कह सकता था कि मैंने उसकी याददाश्त जाने का फायदा उठाकर तलाक के लिए मजबूर किया और आजादी का जश्न मना रहा था। जीने की इच्छा ने मुझे तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर किया। मैंने झटके से सर्टिफिकेट बंद किया और उसे अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, जो रोने से भी बदतर थी। डार्लिंग, तुम जाग गई? अभी तेज हवा चल रही थी और मैं टेस्ट कर रहा था कि यह छोटी किताब मजबूत है या नहीं। लुआन के पीछे खड़े वकील और सुरक्षा गार्ड दंग रह गए। मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी मौत की सजा पाए आदमी को देख रहे हों। लुयान ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे टकटकी लगाकर देखा, जैसे मुझ में 2 छेद करना चाहती हो। हवा जम गई। मैं अपने बेकाबू दिल की धड़कनें साफ सुन सकता था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अचानक लिलरान मुस्कुराई। आंखें और भौहें वसंत के फूलों की तरह झुक गईं, लेकिन मुझे एक सिहरन महसूस हुई, जैसे मैं किसी जहरीले सांप की नजरों के नीचे हूं। वह मेरी ओर आई, कदम दर कदम, फर्श पर हील्स की तीखी आवाज। हर आहट मेरे दिल में भारी गूंज पैदा कर रही थी। तुम बहुत अच्छे हो, वाकई बहुत अच्छे हो। वह मेरे सामने रुकी। उसने अपनी उंगलियों को हल्के से मेरे चेहरे पर फेरा।
एक ठंडी संवेदना मुझ तक पहुंची, लेकिन मैं ऐसे अकड़ गया जैसे किसी गर्म लोहे को छू लिया हो। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें भूल गई? तुम्हें लगा कि आखिरकार तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल गया? तुम बहुत खुश हो, है ना? मैंने पागलों की तरह सिर हिलाया, किसी अनियंत्रित डमरू की तरह। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी पत्नी। मेरी सफाई तो सुनो। ये तुम्हारी भलाई के लिए था। डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत दबाव में थी। मुझे लगा कि तलाक से तुम्हें राहत मिलेगी। शब्द कागज की एक पतली शीट की तरह फीके थे। मैं खुद को भी धोखा नहीं दे सकता। लिलरान की मुस्कान और गहरी हो गई। अचानक वह झुकी और अपने होंठ मेरे कान के पास ले आई। आवाज फुसफुसाहट की तरह हल्की थी, लेकिन उसमें एक चुभने वाला अर्थ छिपा था। सांग जिया, तुमने सोचा कि तलाक के साथ सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। अब से मैं तुम्हें अपनी त्वचा पर महसूस कराऊंगी कि कड़वे पछतावे का मतलब क्या होता है। ये कहकर वह सीधी खड़ी हो गई। उसने मेरे जकड़े हुए हाथों से तलाक का सर्टिफिकेट छीन लिया, बिना देखे। उसने लापरवाही से उसे पीछे खड़े वकील की ओर फेंक दिया। फिर वह मुड़ी और काली बेंटले में बैठ गई। कार का दरवाजा जोर से बंद हुआ। कार स्टार्ट हुई और चली गई, मुझे अकेला छोड़ते हुए। उसी जगह खड़ा, हवा में भ्रमित, मैंने दूर जाती कार की परछाई को देखा। पैर डगमगाए और मैं लगभग घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। मैं बर्बाद हो गया। अब मैं वाकई बर्बाद हो गया हूं। अपार धन तो नहीं आया, लेकिन अपार नफरत की लहर पहले ही दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। तीसरे दिन मैं रात के समय ट्रेन से भाग गया, या यूं कहें कि अपना छोटा सा पुराना सूटकेस लेकर फरार हो गया। लिलरान के शब्द मौत की सजा की तरह थे, जो मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। मैंने उस आलीशान सोने के पिंजरे में एक सेकंड के लिए भी वापस जाने की हिम्मत नहीं की। मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस पनाहगाह में भागने की पूरी कोशिश की, जो मैंने बहुत पहले तैयार की थी। पुराने शहर के बीचों बीच एक बैचलर अपार्टमेंट, जिसका मासिक किराया 500 रुपये था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन जरूरत की हर चीज थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां आजादी की महक थी। मैंने सूटकेस जमीन पर फेंका, उस चरमराती हुई खाट पर स्टार की मुद्रा में लेट गया और राहत की एक लंबी सांस ली। आखिरकार मैं सुरक्षित हूं। वह कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे यह छिपा हुआ कोना कभी नहीं मिलेगा। मैंने फोन उठाया और उन मसालेदार झींगों क्रेफिश का ऑर्डर दिया, जिसका सपना मैं 3 साल से देख रहा था, साथ में एक ठंडी बियर। फिर मैंने अपने पुराने दोस्त गोडो को फोन किया। गोडो, मैं आजाद हूं। दूसरी तरफ शोर था। गोडो साइबर कैफे में गेम खेल रहा था। क्या भाई जी, क्या आप उस चुड़ैल औरत से बचने में कामयाब रहे? बिल्कुल, मैंने उसे तलाक दे दिया, मैंने गर्व से घोषणा की। लाइन के दूसरी तरफ 3 सेकंड की खामोशी रही। उसके बाद विलाप की एक जोरदार आवाज आई। भाई जी, क्या आप पागल हो गए हैं? वैसी अमीर औरत, और आपने उसे ऐसे ही तलाक दे दिया। अगर आपको वह नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, मैं इस बकवास को स्वीकार कर लूंगा। एक गौरैया एक हंस की महत्वाकांक्षा को कैसे समझ सकती है? तुम नहीं समझोगे। यह आजादी का स्वाद है। अब और कुछ मत कहो। मैंने तुम्हें एड्रेस भेज दिया है। कीबोर्ड ले आओ। आज रात हम तब तक गेम खेलेंगे जब तक थक न जाएं। मैंने फोन काट दिया। मुझे लगा कि मैं शराब, खाने, दोस्तों और गेम्स के साथ जीवन के शिखर पर पहुंच गया हूं। एक आदमी के पास यही जीवन होना चाहिए। आधे घंटे बाद खाना आ गया। मैंने बेसब्री से डिब्बा खोला। लंबे समय से महसूस न की गई वह तीखी खुशबू सांसारिक जीवन की महक में लिपटी हुई मुंह तक पहुंची। मेरी आंखों में जलन होने लगी। मैंने एक चमकता हुआ झींगा छीला और उसे अपने मुंह में डाल लिया। यही स्वाद है, बहुत बढ़िया। घंटी बजी। मुझे लगा कि गोडो होगा और मैंने मुंह में झींगा भरे हुए कहा, खुद ही अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद नहीं है। दरवाजा खुला, लेकिन जो अंदर आया वह गोडो नहीं था। वह एक सुरुचिपूर्ण दिखने वाला व्यक्ति था, जिसने काला सूट और सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। मैं सुन्न रह गया। मैंने सहजता से पूछा, तुम कौन हो? तुमने गलत जगह खाना पहुंचा दिया होगा। उस आदमी ने अपना चश्मा ठीक किया और सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उस बरहा चढ़ा कर दिखाए गए शिष्टाचार ने मेरी सेहरन बढ़ा दी। सुप्रभात मिस्टर सांग, मैं मिस ली का असिस्टेंट हूं। मेरा नाम ली है। मुंह में दबा हुआ झींगा एक प्लॉप की आवाज के साथ वापस डिब्बे में गिर गया। मेरी आवाज कांप रही थी। ली, मिस्टर ली, उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? असिस्टेंट ली हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आवाज में एक अचूक निश्चितता थी। मिस्टर सांग, मिस लिलरान के लिए यह जानना कभी मुश्किल नहीं था कि आप कहां हैं। मैंने थूक गिला किया और खुद को शांत करते हुए पूछा, उन्होंने तुम्हें यहां क्या करने भेजा है? मुझे वापस कैद करने के लिए? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। असिस्टेंट ली ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मिस लिलरान ने मुझे आपके साथ कुछ चर्चा करने के लिए भेजा है।
ये पूरी इमारत मिस लिल राण ने खरीद ली है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या? कृपया इस पर एक नजर डालें। कांपते हाथों से मैंने वह दस्तावेज लिया जिसमें 20 अपमानजनक शर्तें लिखी हुई थीं। हर दिन रात 9 बजे से पहले घर वापस आना, घर से बाहर रात नहीं बिताना, घर के अंदर बारबेक्यू, मसालेदार खाना, झींगा और अन्य अस्वास्थ्यकर भोजन खाना मना है। हर हफ्ते लिलरान द्वारा घर की सफाई का निरीक्षण स्वीकार करना, नियम टूटने पर भारी जुर्माना, बिना अनुमति के किसी को भी रात बिताने के लिए घर नहीं लाना। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं लगभग गिर ही पड़ा। यह रेंट एग्रीमेंट नहीं है, यह तो साफ तौर पर जेल का अनुशासन कोड है। मैंने मेज पर जोर से कॉन्ट्रैक्ट पटका और दांत पीसते हुए कहा, मैं साइन नहीं करूंगा। मैं ये घर किराए पर नहीं लूंगा। मैं अभी जा रहा हूं। असिस्टेंट ली अभी भी विनम्र था, लेकिन उसका लहजा सख्त था। मुझे डर है कि यह संभव नहीं होगा। मिस्टर सांग, मिस लू ने शहर की सभी रियल एस्टेट कंपनियों को खरीद लिया है और सख्त आदेश दिया है। शहर का कोई भी मालिक आपको घर किराए पर नहीं देगा। मैं पूरी तरह दंग रह गया। हे भगवान, इतना कट्टरपन, सिर्फ इसलिए कि मैं घर किराए पर न ले सकूं। मैं आखिरकार समझ गया। लील राण मुझे वापस कैद नहीं करना चाहती, बल्कि वह मुझे यहीं कैद करके मेरी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहती है। वह सुलह नहीं करना चाहती, वह बदला ले रही है। बदला इसलिए क्योंकि मैंने पहले तलाक मांगने की हिम्मत की थी। गुस्से से कांपते हुए मैंने दरवाजे की ओर इशारा किया और चिल्लाया, निकल जाओ। असिस्टेंट ली टस से मस नहीं हुआ। उसने अपने बैग से एक स्मार्ट लॉक निकाला। मिस्टर सांग, यह आपके नए घर के लिए मिस लू की तरफ से तोहफा है। इसे लगाने वाला जल्द ही आता होगा। लॉक का पासवर्ड मिस लू का जन्मदिन है और इसमें मॉनिटरिंग लगी है। हर बार जब आप बाहर जाएंगे या वापस आएंगे, मिस लू को रियल टाइम अलर्ट मिलेगा। उसने लॉक मेज पर रखा और फिर से झुककर अभिवादन किया। मिस्टर सांग, कृपया आराम करें। और कुछ? वह दरवाजे तक गया, मुड़ा और मेज पर रखे झींगों की ओर इशारा किया, जैसे याद दिला रहा हो कि यह मना है। मेरा रोने का मन कर रहा था। उसी पल फोन वाइब्रेट हुआ। लिलरान का मैसेज था। क्या तुम्हें अपना नया घर पसंद आया जो मैंने तुम्हें दिया है? मेरा दिमाग पूरी तरह से ठप हो गया। स्टूल पर बैठा, मेज पर रखे ठंडे झींगों को देखते हुए मुझे लगा कि जिंदगी एक गहरा खालीपन है। यह आजादी नहीं है। यह तो एक बड़ी जेल को छोटी जेल से बदलना है। एकमात्र अंतर यह है कि पहले खाना पीना और रहना मुफ्त था, अब जेल का खर्चा खुद उठाना पड़ रहा है। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और मोटा वांग की आवाज आई, भाई जी, दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा खोलने के लिए ऐसे दौड़ा जैसे वह मेरी आखिरी उम्मीद हो। मोटा अपने कंधे पर मैकेनिकल कीबोर्ड और हाथ में शराब की बोतलें लिए बड्ढे उत्साह में था। भाई जी, अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह दंग रह गया। भाई जी, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा गधे जैसा लंबा क्यों लटका हुआ है? क्या तलाक नहीं मिला? मैंने उसे अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद करके अपनी पूरी आप बीती सुना दी। मोटा का मुंह इतना खुला रह गया कि उसमें एक अंडा समा जाए। ओह तेरी, पूरी बिल्डिंग खरीद ली, सारी रियल एस्टेट कंपनियां अपनी कर लीं। भाई जी, आपकी एक्स वाइफ तो बहुत खतरनाक है। क्या आप किसी आदमखोर भेदिए के चंगुल में थे? मैंने गुस्से और दुख में मेज थपथपाई। भेड़िया? वो तो साक्षात शैतान है। मोटे ने मेरे कंधे थपथपाए। सच में बहुत ज्यादा हो रहा है। ये तो सत्ता का दुरुपयोग है भाई जी। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने भावुक होकर उसे देखा। मोटे, तुम मुझे समझते हो। उसने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ अपना लहजा बदला। भाई जी, वह आपको इतना तड़पा रही है, इसका मतलब है कि उसके दिल में अभी भी आप हैं। सुलह करने के बारे में क्या ख्याल है? मैंने उसे पीछे से एक लात मारी और चिल्लाया, भाग यहां से। अरे सुनो तो। वह ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वह हार स्वीकार नहीं कर पा रही है। आपको नाटक करना होगा कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, कि आपको बहुत पछतावा हो रहा है। उसके ईगो को शांत करने के लिए शायद वह आपको अकेला छोड़ दे। मैंने भौहें सिकोड़ी। तुम कह रहे हो कि मैं दुखी होने का नाटक करूं? हाँ। मोटे ने अपनी टांग थपथपाई और विश्वास के साथ कहा, दिखावा करो कि तुम बर्बाद हो गए हो, पछतावे की आग में जल रहे हो। जब उसे लगेगा कि तुम्हें पर्याप्त सजा मिल गई है और वह ऊब जाएगी, तो वह खुद ही तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। मैंने इस बात पर गौर किया और मुझे मानना पड़ा कि इसमें दम है। लिल राण का आत्मसम्मान आसमान से भी ऊंचा है। मैंने वकील और गार्ड्स के सामने उसकी नाक कटवाई थी। वह बदला लेना चाहेगी। अगर मैं काफी दुखी और पछतावे में होने का नाटक करूं, तो शायद उसकी जीत की भूख मिट जाए और यह तमाशा खत्म हो जाए। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। मैंने और मोटे ने हाथ मिला लिया। काम शुरू हुआ। मैंने फोन उठाया और मोमेंट्स खोला। दुखी होने के नाटक का पहला कदम। मैंने मेज पर रखे ठंडे झींगों की फोटो ली और कैप्शन में एक पुराना फिल्मी डायलॉग लिखा। मेरे सामने एक सच्चा प्यार था।
पर मैंने उसे खोने तक उसकी कद्र नहीं की। दुनिया में इससे दर्दनाक कुछ नहीं है। मैंने सेटिंग की कि इसे सिर्फ लिलरान देख सके और पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद मैं फोन को एकटक देखता रहा। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि फोन वाइब्रेट हुआ। लिलरान ने इसे लाइक किया था। मोटा स्क्रीन पर झांकने आया और अपनी टांग थपथपाई। लाइक का मतलब है उसने देख लिया। वह आपके बर्ताव से संतुष्ट है भाई जी। उम्मीद है। मैं तुरंत उत्साहित हो गया। ऐसा लग रहा था कि यह तरकीब काम कर रही है। मैंने इसे और आगे बढ़ाने का फैसला किया। मैंने मोटे से अपनी एक फोटो खींचने को कहा। मैं खिड़की के पास बैठ गया, 45 डिग्री के कोण पर आसमान की ओर देखते हुए, आंखों में उदासी और चेहरे के कोने पर पछतावे के भाव लिए। पछतावा, पछतावा और सिर्फ पछतावा। मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए एक सैड सॉन्ग चुना। एक वीडियो पोस्ट किया, फिर से सिर्फ लिलरान के लिए। पोस्ट करने के बाद हम दोनों पागलों की तरह बिस्तर पर लेट गए, आंखें फोन की स्क्रीन पर गड़ाए हुए। 1 मिनट बीता, 5 मिनट, 10 मिनट। लिलरान की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई, न लाइक न कमेंट। क्या हुआ? मैं घबरा गया। उंगलियां ठंडी पड़ने लगीं। क्या मेरी एक्टिंग ज्यादा हो गई और उसे पता चल गया? मोटा अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए बुदबुदाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सिग्नल कम है? उसने शायद देखा नहीं होगा। उसी समय बाहर से ऊंची एड़ी के जूतों की तेज आवाज सुनाई दी। टैक टैक टैक। एक तेज और भारी लय जो करीब आती जा रही थी। अंत में एक भारी आवाज के साथ वह मेरे कमरे के दरवाजे पर रुकी। मैंने और मोटे ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में दहशत थी। असंभव, वो यहां क्यों आएगी? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वे असिस्टेंट ली की तरह विनम्र दस्तक थीं, लेकिन गुस्से से भरी हुई। जोर इतना था कि लगा दरवाजा टूट जाएगा। हम दोनों ने सांस लेना भी बंद कर दिया। बाहर से लिलरान की ठंडी आवाज आई, जिसमें कोई भावना नहीं थी, जैसे टूटती हुई बर्फ। सांगजिया, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। मैं डर के मारे थर-थर कांपने लगा। मैंने मोटे को एक कोने में धकेला और खुद सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सका। सांगजिया, अगर तुमने नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। 3, 2। मैं उछल पड़ा। मेरी पीठ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैं लिलरान को अच्छी तरह जानता हूं। वह अपनी बात की पक्की है। अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वह सच में उसे तोड़ देगी। मैं लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचा और कांपती उंगलियों से बड़ी मुश्किल से दरवाजा थोड़ा सा खोला। लिलरान बाहर खड़ी थी। उसका खूबसूरत चेहरा ओस की तरह जमा हुआ था। हाथ में फोन कसकर पकड़ा हुआ था। स्क्रीन पर वही वीडियो था जो मैंने पोस्ट किया था। उसने अपना फोन उठाया और होठों के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, शानदार एक्टिंग सांगजिया। अब तुम ऑस्कर के लिए आवेदन कर सकते हो। मेरे चेहरे से खून उड़ गया। मैंने रोने जैसी मुस्कान बनाई। आवाज कांप रही थी। डार्लिंग, नहीं, ऐसा नहीं है मिस लू। आप यहां कैसे आईं? उसने मुझे एक तरफ धक्का दिया और सीधे अंदर आ गई। उसकी हील्स फर्श पर टॉक टोक टोक की डरावनी आवाज कर रही थीं, जैसे हर कदम मेरे दिल पर पड़ रहा हो। उसकी नजरों ने जल्दी से छोटे से किराए के कमरे का जायजा लिया और अंत में मोटे पर ठहर गईं। मोटा पूरा कांप गया। वह हड़बड़ाहट में उठा और चापलूसी करते हुए झुककर मुस्कुराया। मिस लू, कैसी हैं आप? कृपया बैठिए। लेलरान ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसकी नजर वापस मुझ पर टिकी। आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी। सांगजिया, तुम्हें लगता है कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करके खुद को पीड़ित दिखाना मेरे दिल को पिघला देगा और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मेरा दिल जोर से धड़का। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। उसने मुझे फिर से पकड़ लिया था। मेरा सारा नाटक एक मजाक बन गया था। वह कदम दर कदम करीब आई, अपनी उंगली बढ़ाई और मेरे सीने पर जोर से प्रहार किया। उसकी आवाज छुरे की तरह ठंडी थी। तुम गलतफहमी में हो। जब मैं ये सब देखता हूं तो मुझे दया नहीं आती। मुझे घिन आती है। यह पूरी तरह से अंत है। दया पाने की योजना न केवल विफल रही, बल्कि इसका उल्टा असर हुआ। मैं हताश होकर जमीन पर बैठ गया। मैंने पूरी तरह से लड़ने की हिम्मत छोड़ दी थी। मैंने भारी आवाज में पूछा, ली रुयान, तुम वास्तव में चाहती क्या हो? क्या तभी मानोगी जब मुझे तड़पा तड़पा कर मार डालोगी? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में गर्मी का नामो निशान नहीं था, जैसे कि मैं कोई महत्वहीन कूड़ा हूं। तुम्हें तड़पाना? सांगजिया, तुम गलतफहमी में हो। मैं तुम्हें तड़पा नहीं रही हूं। उसने एक पल के लिए सांस ली और एक एक शब्द जोर देकर कहा, मैं तुम्हें नियम मानना सिखा रही हूं, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा मालिक कौन है, जिसे तुम कभी नहीं भूल सकते। ये कहकर वह मुड़ी और जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर अचानक रुक गई। उसने पीछे मुड़कर कोने में दुबके हुए मोटे वांग को ठंडी नजरों से देखा और चेतावनी भरे लहजे में कहा, और तुम
अगर तुमने इसे फिर से ऐसे बुरे विचार दिए तो मैं कसम खाती हूं कि मैं तुम्हें इस शहर में ईंट ढोने की नौकरी भी नहीं मिलने दूंगी। मोटा डर के मारे पीला पड़ गया और ऐसे सिर हिलाने लगा जैसे मूसल हवन दस्ता चल रहा हो। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। मिस लेल, मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। ली रुयान ने ठंडी आह भरी, हाथ उठाया और दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया, जिससे पूरी दीवार हिल गई। कमरा अचानक शांत हो गया। वहां सिर्फ मैं और मोटा वांग बचे थे, दो हताश आदमी जो सांस लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। कुछ देर बाद मोटे वांग ने रोने जैसा चेहरा बनाया। उसकी आवाज कड़वी थी। भाई जी, ये औरत बहुत क्रूर है ना? उसमें तनिक भी दया नहीं है। मैंने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मेरी आवाज में बेबसी और दुख था। अब तुम्हें पता चला ना कि मेरे लिए ये 3 साल कैसे बीते। मोटे वांग ने अब भी डरे हुए भाव के साथ अपनी छाती पीटी, सहानुभूति जताते हुए। पता चल गया भाई जी, तुमने वास्तव में बहुत सहा है। ऐसे नहीं चल सकता। हम हमेशा के लिए ऐसे नहीं जी सकते। मैं अचानक जमीन से उठा। मेरी आंखों में जिद्द की चमक थी। मुझे नौकरी ढूंढनी ही होगी। अगर मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया तो मैं कभी उसकी परवाह नहीं करूंगा। मैं कभी उसके नाक के नीचे नहीं जीऊंगा। मोटे वांग ने चिंता के साथ मुझे रोका। लेकिन भाई जी, उसने तो सभी प्लेसमेंट एजेंसियां खरीद ली हैं और उसने यह भी कहा था कि वह तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगी। नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी, जो चुनौती से भरी थी। वह सारी बड़ी कंपनियों को खरीद सकती है, लेकिन क्या वह गली मोहल्ले की छोटी दुकानों को भी खरीद सकती है? मुझे विश्वास नहीं होता। मैं बर्तन धो सकता हूं, किसी छोटे रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर सकता हूं। क्या वह पूरा रेस्टोरेंट ही खरीद लेगी? अगले दिन मैं बहुत सुबह अपने आधार कार्ड रो के साथ घर से निकला, आधिकारिक तौर पर नौकरी की तलाश में। लेकिन हकीकत ने मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया। मैं बहुत मासूम था। मैंने पूरी सुबह तलाश की। मैं 10 से ज्यादा छोटे रेस्टोरेंट, कन्वीनियंस स्टोर और कार वॉश सेंटर्स पर गया। शुरुआत में मालिक मुझे हट्टा कट्टा और फुर्तीला देखकर बहुत विनम्र थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सांगजिया नाम सुना या मेरा आईडी कार्ड देखा, उनका रवैया 180 डिग्री बदल गया। उनकी आवाज भी बनावटी हो गई। माफ कीजिए, लेकिन हम यहां इसे कंफर्म नहीं कर सकते। हमारी दुकान बहुत छोटी है। आप जैसे बड़ी हस्ती वाले व्यक्ति के लिए यहां जगह नहीं है भाई। मुझे बार बार मना किया गया। मैं हमेशा खाली हाथ और निराश होकर लौटा, यहां तक कि पानी का एक घूंट भी नहीं पी पाया। दोपहर तक मुझे पूरी तरह समझ आ गया था। ली रुयान का बहिष्कार, बायकॉट का आदेश मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा व्यापक था। उसे किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी की जरूरत नहीं थी। उसके बड़े वकील ने सीधे अपनी किसी तरह की पहुंच का इस्तेमाल करके मेरी व्यक्तिगत जानकारी को एक अनऑफिशियल ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। कोई भी नियोक्ता अगर चेक करना चाहे तो उसे पता चल जाता, सांगजिया, इस व्यक्ति को नौकरी पर रखना मना है। ये शब्द बहुत क्रूर हैं। ये चारों तरफ से बुना हुआ एक ऐसा जाल है जो मेरे हर रास्ते को बंद कर रहा है। अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए मैं सड़क के किनारे बैठ गया और ट्रैफिक को देखने लगा। भीड़ बह रही थी। मेरा दिल खालीपन से भरा था। सांस लेना भी भारी लग रहा था। क्या वह वाकई मुझे ऐसे ही कैद रखेगी, पूरी जिंदगी उसके नियंत्रण में? जिस पल मेरा दिल हताश था और मैं लगभग हार मानने वाला था, पीले रंग की वर्दी पहने एक डिलीवरी वाला अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर मेरे सामने आकर रुका। उसने फोन देखा, फिर मुझे स्कैन किया और पूछा, दोस्त, क्या तुमने स्ट्रगल कॉम्बो ऑर्डर किया है? मैं हैरान रह गया। मैंने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया। मैंने कोई खाना ऑर्डर नहीं किया है। क्या तुमने पता गलत नहीं ले लिया? डिलीवरी वाले ने मुस्कुराकर मुझे लंच बॉक्स थमा दिया। सब सही है। ली नाम की एक महिला ने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। उसने कहा कि तुम नौकरी ढूंढते ढूंढते थक गए हो, तो कुछ खा लो और अपनी एनर्जी वापस पाओ। मेरा दिल बैठ गया। मैंने झटके से लंच बॉक्स खोला। अंदर सिर्फ एक सख्त और सूखा हुआ ब्रेड का टुकड़ा था और थोड़े से अचार थे। लंच बॉक्स के ढक्कन पर ली रुयान की असाधारण और थोड़ी अहंकारी लिखावट में एक नोट था। कैसा महसूस हो रहा है नौकरी न मिलने पर? क्या अब पछतावा शुरू हो गया है? बस एक बार प्लीज कह दो, मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दे दूंगी। मेरे दिल के अंदर से आग की एक लहर उठी, जिसने मेरे पूरे शरीर को जला दिया और उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। मैंने लंच बॉक्स को जोर से जमीन पर दे मारा। डिब्बे के टूटने की आवाज बहुत तेज थी। मैंने आसमान की ओर मुंह करके एक हताश और गुस्से भरी दहाड़ मारी। वहां से गुजर रहे लोग मेरी तरफ मुड़कर देखने लगे। उनकी आंखों में हैरानी और बेरुखी थी। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई पागल हो, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी।
मुझे अब और किसी चीज की परवाह नहीं थी। मुझे बस इतना महसूस हो रहा था कि ये औरत मुझे पागल कर रही है। उसे प्लीज मांगना नामुमकिन। सांग जिया, भले ही भूख से मर जाऊं, भले ही सड़क पर मर जाऊं, भले ही मैं इस किनारे फुटपाथ से कूद जाऊं, लेकिन मैं उसके सामने कभी नहीं झुकूंगा। मैं उसकी यह जिल्लत कभी स्वीकार नहीं करूंगा। लाल आंखों के साथ मैं सड़कों पर बिना किसी दिशा के ऐसे भटकता रहा जैसे कोई भटकती हुई रूह। बिना सोचे समझे मैं एक व्यस्त कमर्शियल सेंटर के बीचों बीच पहुंच गया। वहां एक नया स्पोर्ट्स थीम होटल अपने उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहा था और उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया हुआ था। वहां लीग ऑफ लीजेंड्स का एक फ्रेंडली मैच चल रहा था। चारों तरफ भारी भीड़ थी। प्रेजेंटर हाथ में माइक लिए पूरे जोश के साथ चिल्ला रहा था, जिसे दूर से भी सुना जा सकता था। क्या कोई और है जो हमारी वैली वॉरियर्स को चुनौती देना चाहता है? जो कोई भी एक मैच जीत जाएगा, उसे इनाम के तौर पर 10,000 नकद मिलेंगे और साथ में हमारे होटल का लाइफ टाइम वीआईपी कार्ड भी। फायदे ही फायदे हैं। मैं अचानक रुक गया। मेरी आंखें चमक उठीं। 10,000 नकद! मेरे जैसे इंसान के लिए, जो पूरी तरह से रास्ते बंद होने की स्थिति में था, ये एक छोटी सी संपत्ति थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वीडियो गेम खेलना मेरी विशेषज्ञता है। यह उन गिनी चुनी चीजों में से एक है जो मुझे आत्मविश्वास देती हैं। पीछे मुड़कर देखूं तो मैं सोलो क्यू का राजा था, एक फिनोमिना। मेरी गेमिंग तकनीक, मैकेनिक्स, टॉप लेवल की थी। अगर मैं ली रुयान के मुताबिक ढलने की कोशिश न करता तो शायद आज मैं एक प्रोफेशनल प्लेयर होता। मेरे सीने में जोश की एक लहर दौड़ गई, जिसने मेरे सारे डर और खालीपन को मिटा दिया।